हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर का ये टॉपिक है। इसमें हम लोग एल्गोरिथम के कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी कहने का मतलब कि वो जो हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो एल्गोरिथम है ना हमारा कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छा है ना, उस चीज़ को हम फाइंड करेंगे इस टॉपिक में। अब इस चीज़ को फाइंड करने के लिए किसी भी एल्गोरिथम के कॉम्प्लेक्सिटी को हम दो क्राइटेरिया के बेसिस पर हम मेज़र करते हैं, है ना, फाइंड करते हैं, एनालाइज करते हैं कि वो हमारा एल्गोरिथम अच्छा है या नहीं। और वो दो क्राइटेरिया है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मतलब कितना वो समय लगा रहा है टू एग्जीक्यूट और टू प्रोसेस द स्टेटमेंट्स, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कि कितना वो स्पेस यूज कर रहा है टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द प्रोसेसिंग। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये चीज़ ढूंढने लगते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो उसका टाइम कंज्यूमिंग कितना है। जैसे वो किसी सिस्टम पे रन करवाए और उसने अगर 10 नैनो सेकेंड का या 10 माइक्रो सेकेंड का समय लिया तो उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मान लेते हैं। तो इस चीज़ को हम सेकेंडरी मेजर कर सकते हैं। सेकेंडरी हमारा मेजर वो एनालाइज करने का रूल हो सकता है, बट वो प्राइमरी नहीं होगा। बिकॉज होता क्या है कि हम कोई कोड लिखे और उस कोड को एक ऐसे मशीन पर हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं जिस मशीन का स्पीड वगैरह अच्छा है, जिसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है। जैसे i7 के वाले मशीन पर हमने उसको रन करवाया जिसमें रैम वगैरह और बाकी के भी हार्डवेयर अच्छे लगे हुए हैं, तो वहाँ वो 10 नैनो सेकेंड के अंदर हमको आउटपुट या रिजल्ट दे दिया। लेकिन सेम कोड जब हम ऐसे मशीन पर रन करवा रहे हैं जहाँ पर हमारा प्रोसेसर कोर टू डुओ या डुअल कोर वगैरह लगा हुआ है, वहाँ पर स्पीड भी हमारा बाकी के हार्डवेयर डिवाइसेज भी ओल्ड फैशन के लगे हुए हैं पुराने, तो वहाँ पर वही सेम कोड हमको हो सकता है कि वो 20 नैनो सेकेंड का टाइम ले ले या उससे ज़्यादा ले ले। तो उस बेसिस पर हम कहेंगे कि नहीं ये कोड अच्छा नहीं है, तो ये हमारे लिए गलत बात है। तो हम उसको इस बेसिस पर नहीं कंज्यूम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि वो कितना समय ले रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट उसमें मैक्सिमम कितना है ना, एग्जीक्यूशन में वो कितना समय ले लेगा। वो समय मतलब वो टाइम उस केस में नहीं कि 10 नैनो सेकेंड या 1 आवर या 10 सेकेंड्स, इसके बेसिस पर नहीं। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, उस बेसिस पर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस यूज्ड बाय द प्रोग्राम और एल्गोरिथम टू इन द प्रोसेस टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, है ना। तो दो बेसिस यहाँ पर दो आपका मेजर थिंग है टू फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। तो यहाँ पर हम सब लिखते हैं कुछ, इसके बारे में मैं लिख देता हूँ। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम M is the function fn which gives the running time and storage space requirement of the algorithm in terms of the size n of the input data, ठीक है, ऑफ द साइज n ऑफ द इनपुट डेटा। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्सिटी
किस बेसिस पर निकाल रहे हैं? दो चीज़ हम फाइंड करेंगे किसी भी एल्गोरिदम का। एक उस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे और एक उसी एल्गोरिदम का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे। क्या क्या हम फाइंड करेंगे? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा हम जो फाइंड करेंगे वो होगा हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये दो चीज़ हम लोग फाइंड करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, किसी भी प्रोसेस का, किसी भी एल्गोरिदम का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 केसेज आर यूजुअली इन्वेस्टिगेट्स, है ना। 2 केस हमारा होता है ना। द two cases on one usually investigates in complexity theory, ठीक है। are as follows। कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका वर्स्ट केस है ना। वर्स्ट केस आपका द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fn यहाँ पर क्या है? फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है fn, फॉर एनी पॉजिटिव पॉसिबल इनपुट, फॉर एनी पॉसिबल इनपुट। ठीक है, और दूसरा है आपका एवरेज केस द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ fn, द expected value of fn। ठीक है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ fn। तो ये दो चीज़ हम लोग चेक करेंगे, वर्स्ट केस और एवरेज केस। अब वर्स्ट केस और एवरेज केस है क्या? तो देखिए, वर्स्ट केस में क्या होता है, किसी भी एल्गोरिदम में, जैसे हम लोग सर्चिंग का एक एल्गोरिदम लिख रहे हैं, तो सर्चिंग के एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को गिवन लिस्ट में सर्च कर रहे होते हैं, और कि कोई ऐसा एलिमेंट हम अगर सर्च कर रहे हैं जो उस लिस्ट में नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि वो उसको सर्च करने के लिए हमको ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ उसको कंपेयर करना पड़ेगा, और लास्ट तक कंपेयर करने के बाद भी वो एलिमेंट नहीं मिलेगा। मतलब पूरा मैक्सिमम जितना हम उसमें सर्चिंग कंपेरिजन करना चाहते थे या होता, वो सारा कंपेरिजन हमने किया, फिर भी वो एलिमेंट नहीं मिला। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं वर्स्ट केस, है ना। वर्स्ट केस क्या होता है कि हमने उस गिवन एल्गोरिदम के मैक्सिमम वैल्यू, जितना मैक्सिमम रेंज था, जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन था, उस पूरे एग्जीक्यूशन को हमने परफॉर्म कर दिया, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूशन हो रहा था उसको हमने किया, और उसके बाद भी हमको जो रिजल्ट चाहिए था, जो हमको डेटा इन्फॉर्मेशन चाहिए था, वो नहीं मिला। तो उस केस में उसको हम बोलते हैं वर्स्ट केस। और एवरेज केस मतलब हमने कोई नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ हमने उसको सर्चिंग किया उसमें, और हमको वो डेटा उस लिस्ट में मिल गया। जैसे 2 बार के बाद मिल गया, 1 बार के बाद मिल गया, 10 बार के बाद मिला, पूरा लास्ट में जाकर मिल गया, लेकिन मिल गया, कहीं ना कहीं वो डेटा आइटम हमको उस लिस्ट में मिल गया, तो वो हमारा कहलाता है एवरेज केस। ठीक है, तो हमारे कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा 2 चीज़ आएगा, वर्स्ट केस और एवरेज केस। ठीक है, और इसमें हम लोग 2 चीज़ फाइंड करते हैं किसी भी एल्गोरिथम का, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसमें कुछ हमारे पास है। अब fn क्या है? तो fn आप समझ लीजिए, fn आपका क्या है, जो fn हम लिख रहे हैं ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन ऑफ n। मतलब हो सकता है कि आपका नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन, कोई भी फंक्शन गिवन है। फंक्शन कैसे गिवन होगा? तो जैसे इस तरह से दिया हुआ होगा कि 1 प्लस, है ना, n² प्लस 2n क्यूब, है ना, इस तरह का कोई एक फंक्शन है। तो इसका आपको निकालना है कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना होगा। तो इसमें एसिम्प्टोटिक नोटेशंस यूज करेंगे।
तो इसका हम लोग बिग ओ नोटेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग 3 तरह के नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो नोटेशंस क्या कहलाते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन। और ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन में हमारा कौन कौन सा है, एक बिग ओ नोटेशन, एक ओमेगा नोटेशन और एक थीटा नोटेशन। तो बिग ओ नोटेशन आपका रिप्रेजेंट करता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन को, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन जो होगा हमारा स्टेटमेंट का उसमें किसी भी कोड में, प्रोग्राम में, उसको हमारा बिग ओ नोटेशन रिप्रेजेंट करता है। और जो ओमेगा होता है वो मिनिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन, मिनिमम कितना बार वो एग्जीक्यूट करेगा हमारा जो एल्गोरिथम है या उसमें जो भी स्टेटमेंट है, कम से कम कितना बार करेगा, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ओमेगा नोटेशन। और थीटा नोटेशन, तो जब किसी एल्गोरिथम का बिग ओ नोटेशन का वैल्यू और ओमेगा नोटेशन का वैल्यू सेम हो जाता है, तब हम उसको थीटा नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज थीटा नोटेशन से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो हमारे पास 3 तरह के एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप लिख लिए होंगे। ठीक है, हमारे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशन है कुछ। एसिम्प्टोटिक नोटेशन किस लिए यूज होते हैं, तो टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ बिग ओ, थीटा एंड ओमेगा। तो इसमें कौन कौन से हैं, बिग ओ नोटेशन ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन, या मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मैक्सिमम वैल्यू मीन्स किसमें, इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इन टर्म्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या आ जाएगा, तो आपका टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस, टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस यूज्ड। ठीक है, और रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड भी बोल सकते हैं, है ना। तो बिग ओ नोटेशन हमारा मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। फिर आता है आपका बिग ओमेगा नोटेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, ओमेगा नोटेशन, है ना, ओमेगा जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, है ना, नोटेशन। ठीक है, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमम वैल्यू, मतलब कम से कम कितना एग्जीक्यूशन होगा किसी भी एल्गोरिथम में। ठीक है, और थर्ड है आपका क्या, तो थीटा नोटेशन। थर्ड है आपका थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन ये क्या करता है, एवरेज केस को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, एवरेज केस को, मतलब ये कब होगा, तो व्हेन वैल्यू ऑफ बिग ओ एंड ओमेगा नोटेशन is same, then we use theta notation
notation for that particular function, for that particular function fn। ठीक है, तब हम उस फंक्शन fn के लिए थीटा नोटेशन का यूज करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोग 3 नोटेशन यूज करें, एसिम्प्टोटिक नोटेशन यानी कि में बिग ओ नोटेशन, देन हमारा कौन सा यूज होगा, ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन। ठीक है, बिग ओ नोटेशन का अगर मैथमेटिकल टर्म में आप अगर डेफिनेशन वगैरह देखिए तो ये आपका रेट ऑफ ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है ना, रेट ऑफ ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ जो होगा किसी भी फंक्शन का, जो मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ होगा वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है बिग ओ नोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी एल्गोरिदम का ये तीनों वैल्यू, है ना, ये तीनों बिग ओ नोटेशन, थीटा नोटेशन और ओमेगा नोटेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी fn फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो उसमें हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि उसका बिग ओ नोटेशन क्या होगा, थीटा नोटेशन क्या होगा और ओमेगा नोटेशन क्या होगा। तो जैसे कोई फंक्शन fn दिया हुआ है fn और इसमें दिया हुआ है 5 + 2n स्क्वायर, है ना, और एक और वैल्यू है इसमें 9n क्यूब। तो इसमें हम जो बिग ओ नोटेशन होता है वो हम क्या फाइंड करते हैं, तो इसमें n का जो मैक्सिमम वैल्यू है, n का जो मैक्सिमम वैल्यू है वही वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, बिग ओ नोटेशन। ठीक है, तो इसका बिग ओ नोटेशन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा n क्यूब, है ना, ऑर्डर ऑफ n क्यूब हो जाएगा। इसका बिग ओ नोटेशन क्या हो जाएगा, n क्यूब। किस fn का, इस फंक्शन का बिग ओ नोटेशन हो जाएगा n क्यूब। मिनिमम कितना रन करेगा, तो मिनिमम भी n क्यूब टाइम्स ही रन करेगा। ये अभी हम एक प्रोग्राम हम बताएंगे तो उससे भी आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू भी कितना होगा, यानी कि ओमेगा नोटेशन भी क्या हो जाएगा इसका, n क्यूब। तो जब बिग ओ और ओमेगा का दोनों वैल्यू सेम होता है तब इसके लिए हम थीटा रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं और थीटा का वैल्यू भी हो जाएगा n क्यूब। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप कि कैसे हुआ, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसे समझते हैं। तो एक छोटा सा हम कोड लिख रहे हैं, है ना, लूप वगैरह आप लोग पढ़े होंगे पहले C++ में, तो एक लूपिंग का कोड लिखते हैं। जैसे एक लूप का कोड है, ठीक है, हमने लूप लिखा for i = 1, i <n, ठीक है, और i प्लस और यहाँ पर हमने क्या किया है, प्रिंट i। ठीक है, ये हमने किया है। तो अब बताइए कि इसमें ये कितने टाइम्स ये रन करेगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका कितने बार रन करेगा, एक बार, है ना, ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट इसके बाद आपका ये वाला स्टेटमेंट कितने बार रन करेगा, ये स्टेटमेंट, तो ये n टाइम्स रन करेगा, है ना, n-1 टाइम्स में भी ट्रू होगा और n टाइम्स में जाकर ये फॉल्स होगा। तो n टाइम्स भी ये क्या हुआ, जैसे मान लीजिए n का वैल्यू आपने 5 दिया तो 1 पर रन करेगा, i का वैल्यू 1 होगा तो भी ये टेस्टिंग होगा, 2 होगा तब भी टेस्टिंग होगा, 3 4 पे भी टेस्टिंग होगा, 4 < 5 टेस्ट ट्रू हुआ, और जब 5 होगा तो <5 में ये फॉल्स होकर बाहर आएगा, लेकिन टेस्ट तो हुआ ना, एग्जीक्यूट हुआ, तो ये n टाइम्स रन करेगा। ठीक है, अब ये n टाइम्स रन करेगा तो ये स्टेटमेंट आपका कितना टाइम्स रन करेगा, तो ये n-1 टाइम्स स्टेटमेंट रन करेगा। ये n-1 टाइम्स क्यों करेगा, क्योंकि 1 पर ये ट्रू होगा तो रन करेगा, यहाँ ट्रू और यहाँ ट्रू तो रन करेगा, लेकिन यहाँ तो फॉल्स हो जाएगा। तो 5 n का वैल्यू हम रखे थे तो 4 बार ही रन किया, 5वें बार रन नहीं किया, तो ये सिर्फ 4 टाइम्स रन किया, यानी n-1। इसी तरह ये वाला कितने बार रन करेगा, तो ये i का वैल्यू 1 टेस्ट हुआ <= 5, और अगली बार ये प्लस हुआ, यानी कि i का वैल्यू प्लस होकर यानी एक बार रन किया, फिर 2 हो गया, 2 <= 5,
फिर ये आई प्लस प्लस हुआ, फिर 3 इज लेस देन 5, फिर ये आई प्लस प्लस हुआ, फिर 4 इज लेस देन 5, फिर आई प्लस प्लस हुआ, फिर 5 इज लेस देन 5 फॉल्स होकर बाहर हो गया। तो ये कितने बार रन किया, ये भी 4 टाइम्स ही रन किया, यानी कि ये जितने बार रन करता है उतने ही बार ये भी रन करेगा। तो ये भी रन किया n-1 टाइम्स। अब इसका फंक्शन हम लिखेंगे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, fn का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो fn हो जाएगा इसमें 1 प्लस, इसको लिखेंगे n प्लस, ये हो जाएगा n-1 प्लस, और वो हो जाएगा n-1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस n 2n यहाँ हो जाएगा, देखिए 1 प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1, तो यहाँ 3n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिए, 1 कट गया, -1 एक बच गया, 3n माइनस 1, तो ये निकला fn। तो इसका अगर हम पूछेंगे कि बिग ओ वैल्यू क्या होगा, और बिग ओ नोटेशन कितना है, तो इसका वैल्यू है n का हम जो ये कांस्टेंट टर्म को हम नहीं काउंट करते हैं, और n का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा n³ और n² वही होगा। तो n टाइम्स ये रन कर रहा है, ऐसे भी दिख रहा है कि यहाँ पर ये कितने टाइम्स रन करेगा, n टाइम्स। इसमें कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो मैक्सिमम कितना बार रन कर रहा है, तो ये वाला एक स्टेटमेंट जो मैक्सिमम n टाइम्स रन कर ही रहा है, तो इसका बिग ओ वैल्यू n हो जाएगा। अब ये ओमेगा वैल्यू क्या होगा, मिनिमम कितना, तो कोई बोल देता है कि एक बार, तो एक बार भी तो क्या, तो n का वैल्यू अगर 1 होगा तभी ना एक बार रन किया है या नहीं है। अगर n का वैल्यू 2 है तो 2 बार, n का वैल्यू 3 है तो 3 बार, n का वैल्यू 4 है तो 4 बार, तो कम से कम n टाइम्स तो रन कर ही रहा है ये, तो ओमेगा नोटेशन भी क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा। और जब वो बिग और n दोनों का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू सेम है, तो इसके लिए हम थीटा रिप्रेजेंटेशन यूज करके इसका थीटा का वैल्यू बता देंगे n। समझ में आया। तो ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल, इसको इरेज करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए क्या है, जैसे हमने एक लूप लगाया, लूप लिया 4 i इज इक्वल टू, है ना, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू n, i प्लस प्लस, इसके अंदर आए, ठीक है, इसके अंदर आए, इसके अंदर हमने लिखा 4 j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इज इक्वल टू n, j प्लस प्लस, और यहाँ पर हमने लिखा, प्रिंट किया हमने, कोई स्टेटमेंट लिखा प्रिंट i या j कुछ भी है, और इसको हमने क्लोज किया। तो यहाँ भी ये किस चीज़ का प्रोग्राम है, नेस्टेड लूप का। तो इसमें अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो कितने बार, तो हर स्टेटमेंट कितने बार रन कर रहा है ये फाइंड करेंगे। तो ये स्टेटमेंट एक बार, ये स्टेटमेंट अब इक्वल टू n है, तो n+1 पे जाके ये फॉल्स होगा, तो n+1 टाइम्स, ठीक है। और ये स्टेटमेंट कितनी बार, तो उससे एक कम, यानी कि ये पूरा स्टेटमेंट n टाइम्स रन करेगा। और इसमें भी एक लूप लगा हुआ है, तो ये कितने बार रन करेगा, तो ये चूंकि ऐसे अगर सिंगल रहता तो एक बार, बट यहाँ ये n टाइम्स इसको कहेगा कि रन करो, तो ये कितने बार हो जाएगा, n×1 यानी कि n टाइम्स। ये अकेले रहता लूप तो ये n+1 टाइम्स रन करता, बट उसके कारण n×n+1 टाइम्स रन करेगा। समझ में आ रहा है, ये n कहाँ से आ रहा है, इसके कारण, क्योंकि ये n टाइम्स इसको रन करवाएगा अपने अंदर के कोड को, है ना, समझ में आया। और ये कितने बार रन करता, तो ये इससे एक कम, यानी n टाइम्स रन करता, बट उसके कारण n×n टाइम्स रन करेगा, ठीक है ना। ये n टाइम्स रन करता है, जैसे यहाँ पर ये n टाइम्स ही रन करेगा, क्योंकि यहाँ वाला पार्ट हम अभी हम देखे थे ना कि उससे एक कम रन करता है। यहाँ अगर n रन किया तो n-1, अगर n+1 है तो ये n+1 - n हो जाएगा। अब ये n टाइम्स अगर अपने स्टेटमेंट को रन करवाना, तो यहाँ जो भी स्टेटमेंट है उसमें n से मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। तो अकेले ही ये रहता तो एक बार रन करता, बट वहाँ से n, इसके कारण ये n टाइम्स रन करेगा। ये n+1 टाइम्स रन करता अगर सिंगल रहता, ये नहीं रहता तो, लेकिन उसके कारण n×n+ करेगा 1। ये अकेले रहता तो n टाइम्स रन करता, बट उसके कारण ये n×n टाइम्स, और ये भी हमारा क्या रन करेगा, n टाइम्स करता, इसके कारण
और उसके कारण n इंटू एन टाइम्स। ठीक है, अब इसका फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन का वैल्यू fn का वैल्यू लिखते हैं हम। fn का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सबको ऐड करेंगे 1 प्लस n प्लस 1, 1 प्लस n प्लस 1 प्लस n। ठीक है, यहाँ आइए प्लस n इंटू एन प्लस 1 तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, है ना, प्लस n स्क्वायर प्लस n, प्लस वहाँ भी n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ भी n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे कैसे लिखें, 1 प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस n प्लस n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, फंक्शन निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस n प्लस n, तो ये n प्लस n प्लस n प्लस n, 1 2 3 4, तो यह क्या हो जाएगा 4n प्लस कांस्टेंट टर्म कितने बार है, 2 बार है, तो इसको हम इधर ही लिख लेते हैं बगल में 2 प्लस। ठीक है, 2 बार है यहाँ और एक यहाँ, 2 प्लस n 2n 3n 4n, और n स्क्वायर कितने बार है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर। तो कम से कम ये n स्क्वायर टाइम्स रन करेगा। इसमें जो कोई एक स्टेटमेंट होगा जो मैक्सिमम n स्क्वायर टाइम्स रन करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो n का मैक्सिमम वैल्यू है उसी को हम बिग O में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका हो जाएगा वो n स्क्वायर ओमेगा में, अब n का वैल्यू जितना होगा उतना ही रन करेगा, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा n स्क्वायर, और जब दोनों का वैल्यू n स्क्वायर हो गया तो इसका थीटा रिप्रेजेंटेशन होगा और वो भी क्या हो जाएगा n स्क्वायर। समझ में आया किस तरह से निकालेंगे। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, तीसरा, और क्लियर हो जाएगा आपको। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तो हम एक लिखे हैं इफ n इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1। ठीक है, एल्स फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन n i प्लस प्लस। ठीक है, इसमें हमने क्या लिखा, प्रिंट f i, या यहाँ पर भी हमने, हाँ ठीक है, प्रिंट f i, और इसको हमने क्लोज कर दिया। अब इसका बताइए इसमें कितना रन करेगा। सपोज मान लीजिए कि n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 है, तो पहली बार ही ट्रू हो जाएगा, तो इसमें एक ही बार रन करेगा। यहाँ पर ये स्टेटमेंट मिनिमम कितना रन करेगा, एक बार फिक्स है, तो यहाँ पर ये एक बार रन करेगा। अगर ये ट्रू हो गया तो यहाँ कभी आएगा ही नहीं कंट्रोल एल्स में, तो ये एक बार रन करेगा, है ना। तो इसमें पता है कि हमारा जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका जो ओमेगा नोटेशन होगा वो हो जाएगा 1। लेकिन अगर बिग O देखेंगे तो मैक्सिमम हम चेक करते हैं, तो मैक्सिमम यानी कि ये फॉल्स हुआ, एल्स में आया, यहाँ n प्लस 1 टाइम्स, है ना, तो यहाँ 1 ये एक बार, n प्लस 1, ठीक है, ये n और ये n, तो इसको सबको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, n प्लस n प्लस n 3n प्लस 2, 3n प्लस 2, फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा 3n प्लस 2, तो n का n रहेगा, यानी कि बिग O का वैल्यू कांस्टेंट टर्म हटा देंगे, n का मैक्सिमम वैल्यू n ही है। ठीक है, तो बिग O वैल्यू, इसमें देख रहे हैं ओमेगा और बिग O का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, सो इसमें थीटा का नोटेशन नहीं होगा, थीटा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। थीटा रिप्रेजेंटेशन तभी होगा जब बिग O और ओमेगा का वैल्यू सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में, इफ एल्स वाले केस में क्या हो सकता है कि आपको थीटा और ओमेगा अलग अलग, सॉरी ओमेगा और बिग O अलग अलग वैल्यू दे, क्योंकि अगर ट्रू हो जाता है तो केवल एक ही बार, फॉल्स होता है तब n टाइम्स। ठीक है, तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। इसी तरह इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर निकालना होगा तो मैक्सिमम स्पेस कितना ले रहा है,
तो मैक्सिमम स्पेस कितना लेगा, इसमें अगर कोई पूछेगा कि हाउ मैनी स्पेस इट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, तो इसमें अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए अगर फंक्शन लिखेंगे तो आप देखिएगा कि इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं ले रहा है, इसमें केवल एक ही स्पेस हो रहा है, मैक्सिमम एक स्पेस। ठीक है, ऐसे तो कहिएगा कि आई भी एक स्पेस ले रहा है, 2 मतलब n टर्म में नहीं ले रहा है, n एक मेमोरी है तो n एक मेमोरी है तो n एक स्पेस लेगा। ठीक है, i एक मेमोरी है तो i भी एक ही स्पेस लेगा, तो सब एक एक स्पेस ले रहा है, यानी कि इसमें कितना मेमोरी यूज हो रहा है, सिर्फ 1 है ना, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा 1। ठीक है, लेकिन अगर हम रिकर्सिव का प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे रिकर्सिव का प्रोग्राम हम बनाते हैं, ठीक है, रिकर्सिव का प्रोग्राम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं 2। जैसे हम फैक्टोरियल का एक कोड लिखे, तो फैक्टोरियल का कोड इस तरह से भी लिखा जाता है, जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया, हमने n का फैक्टोरियल निकालना है, तो हम क्या लिखे, एक वेरिएबल हम int f लिए जिसका स्टार्टिंग वैल्यू 1 रखे, फॉर i इज इक्वल टू 1 लेस देन इज इक्वल टू n और i प्लस प्लस, ये कोई एक फैक्ट नाम का फंक्शन है जिसमें एक n वैल्यू आ गया है। ठीक है, तो f इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन n टाइम्स तक चलाए लूप, और इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट नहीं, f लिखा हुआ है, f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाइड विथ, क्या कर दिए, f मल्टीप्लाइड विथ i, और इसके बाद बाहर आने के बाद रिटर्न करवाया, किसको, f को। तो ये था एक तरीका। और दूसरा क्या है, रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन कैसे बनता है, फैक्टोरियल निकालने के लिए, तो फैक्ट यहाँ पर int n आया। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं कि इफ, है ना, इफ n इज इक्वल टू 1 देन रिटर्न 1। ठीक है, और एल्स कितना रिटर्न होगा, तो एल्स रिटर्न हम करते हैं यहाँ पर रिटर्न n मल्टीप्लाइड विथ, वापस से हम फैक्टोरियल को कॉल कर देते हैं n - 1 के साथ। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए किसमें कितना स्पेस लेगा, तो आपको पता है कि प्रोग्राम हमारा स्टैक के फॉर्म में स्टैक को यूज करता है रिकर्सिव फंक्शन, और यहाँ पर कितना स्पेस यूज होगा, तो एक n के लिए एक स्पेस यूज होगा, एक f के लिए स्पेस यूज होगा, और एक i के लिए स्पेस यूज होगा। तो सब मिलजुल कर भी एक एक स्पेस ही ले रहा है, तो यहाँ पर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है 1, इससे ज़्यादा स्पेस यूज ही नहीं होगा, f में ही कॉपी करते रहेगा, f का वैल्यू स्टार्टिंग में 1 रखेगा, इसमें सपोज अगर हमने 5 भेजा तो 1 इंटू 1, पहले इसमें क्या स्टोर होगा, 1 इंटू 1 यानी 1 ये स्टोर होगा, फिर 1 इंटू 2 तो ये स्टोर हो जाएगा, फिर ठीक है, फिर 2 इंटू 3 यानी कि कितना हो जाएगा 6, तो ये स्टोर हो जाएगा इसमें, फिर 6 इंटू 4 24 तो ये स्टोर होगा, फिर 24 इंटू 5 120 ये भी स्टोर होगा, यही इसको, लेकिन लास्ट में इसमें क्या वैल्यू मिलेगा 120। तो इसी में सब रिप्लेस होते रहा, एक ही मेमोरी को यूज किया पूरे प्रोसेस के लिए, एक से ज़्यादा मेमोरी यूज ही नहीं हुआ, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया 1, मैक्सिमम स्पेस कितना यूज हो रहा है 1। बट हम अगर यही आकर रिकर्सिव में देखें, तो रिकर्सिव में देखिए कितना मेमोरी यूज होगा। रिकर्सिव में क्या होगा, एक आपका स्टैक यूज किया जाएगा टू स्टोर द डेटा और इंफॉर्मेशन। स्टैक कैसे यूज होता है, तो ऊपर से डेटा स्टोर होते जाता है और ऊपर से ही डिलीट होता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये स्टैक है ना। सबसे पहले हमने कॉल कर लिया, इस फैक्ट को हमने कॉल किया है, फैक्ट को कॉल किया है एक वही 5 के साथ, ठीक है। तो जब वो हमने कॉल किया तो सबसे पहले वो यहाँ स्टोर हुआ, ठीक है, ये स्टोर हो गया। दूसरा हमारा क्या स्टोर होगा, यहाँ आएगा कंट्रोल हमारा, किस में, प्रोग्राम में, है ना। प्रोग्राम में आएगा, प्रोग्राम में आएगा तो यहाँ पर स्टोर हुआ 5,
ठीक है। 5 1 के इक्वल नहीं, एल्स में आएगा, एल्स में आए तो रिटर्न आया तो यहाँ पर ये कॉल हो गया फिर से, यानी कि ये डेटा स्टोर करके रखना होगा। तो यहाँ पर क्या स्टोर करके रखेगा 5 इंटू और फिर से ये कॉल हो जाएगा फैक्ट ऑफ 4, यानी कि इसने कॉल किया और यहाँ पर गया तो इसने फिर से कॉल कर लिया, यानी कि ये अपना वाला इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख लिया 5 इंटू फैक्ट 4। फिर यहाँ गया वापस कंट्रोल 4 नॉट इक्वल टू 1 एल्स में क्या रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर फिर रिटर्न स्टोर करके रख दिया 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3, ठीक है। फिर ये कॉल कर लिया, फिर वापस जाएगा यहाँ 3 नॉट इक्वल टू 1 रिटर्न 1, अरे सॉरी ये रन नहीं किया एल्स में आया, तो क्या यहाँ पर हुआ 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2। फिर ये ऊपर गया 2 नॉट इक्वल टू 1, फिर यहाँ आया क्या यहाँ हुआ 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1, ठीक है। फिर ये ऊपर गया 1 आया 1 इज इक्वल टू, तो रिटर्न किया, तो ये इसको रिटर्न कर रहा है, सॉरी ये ऊपर गया है ना, ये ऊपर गया तो ये अब आपको क्या रिटर्न करेगा, ये यहाँ गया यहाँ ये वाला वैल्यू, तो ये यहाँ रिटर्न किया इसको 1, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ कैलकुलेट हुआ 2 इंटू 1, ठीक है। स्टैक को क्या मिला 1 मिला ना, 1 यहाँ आ गया वापस रिटर्न होके, तो 1 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। अब ये रिटर्न किसको करेगा, इसको, ठीक है। यहाँ आ गया 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और ये रिटर्न करेगा इसको, फिर 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा 4 6 24, ये रिटर्न करेगा इसको, फिर 5 इंटू 24 क्या हो जाएगा 120, और ये रिटर्न करेगा इसको, और ये फिर इसके पास आ जाएगा, ये जो करना होगा वो करेगा, उसके साथ प्रिंट करेगा या किसी प्रोसेस में यूज करेगा। तो यहाँ पर कितना मेमोरी यूज हो गया 1 2 3 4 5 मेमोरी यूज हो गया, यानी कि n का वैल्यू अगर हमने 5 रखा था तो 5 मेमोरी यूज हुआ, तो इसी तरह n का वैल्यू हम जितना रखेंगे उतना मेमोरी यूज होगा। तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर कोई पूछेगा तो कितना हो जाएगा n, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा n हो जाएगा, और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है तो 1 है ना, समझ में आया। तो इस तरह से हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करते हैं, ठीक है। वो हम नहीं चेक करेंगे कितना इस टाइम ले लिया 10 सेकेंड 5 सेकेंड, वो नहीं, एग्जीक्यूशन कितना हो रहा है ना, कितना स्पेस यूज कर रहा है, उस बेसिस पर हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये था आपका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट होगा या कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा आपको निकालने में, अगर आएगा बाद में, तो आप इसको हमसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, और मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।